बी के साथ एंगल बीटा। एक तो है ट्रायंगल मेथड और एक है डायरेक्ट किसी भी एक पॉइंट से तीनों वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट आर। थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हमने इसके बारे में बात कर रही थी। अब जरा देखते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हम इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो पहले हमने 3 एग्जांपल्स लिए, 2 इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे, 2 इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री पे, 2 इक्वल वेक्टर्स 60 डिग्री पे। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? और फाइनली जनरल एंगल थीटा देखा, उसके ऊपर देखा। वेक्टर ए है 10 यूनिट्स का, वेक्टर बी है 10 यूनिट्स का। मैंने ए और बी की वैल्यू को सेम रखा है अभी फिलहाल शुरुआती एग्जांपल्स में। ए और बी 10 यूनिट्स और एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। रिजल्टेंट निकालना है, अंडर आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 120। वैल्यू निकाली 10 आ गई। एंगल निकाला अल्फा और बीटा, अल्फा निकल गया 60 तो बीटा निकल गया 60। क्यों? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा निकल गया तो बीटा अपने आप ही निकल गया। ठीक, हमने इसको ट्रायंगल के रूप में दिखाया। वेक्टर ए 120 डिग्री पे पीछे की तरफ गया, 60 डिग्री एंगल बना, सेम एंगल और फाइनली हमने देखा रिजल्टेंट आर आ गया। एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करना हुआ तो हमने एक पॉइंट से वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया, एक पॉइंट से वेक्टर बी रिप्रेजेंट किया, रिजल्टेंट इनके बीचों बीच से पास आउट किया 60 डिग्री पे। ठीक, फिर अगला एग्जांपल लिया 10 यूनिट्स का। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखी, रिजल्टेंट निकाला 10√3 आया, एंगल निकाला 30 डिग्री। दोनों का एंगल कितना है? 30 डिग्री। फिगर वाइज देखा तो ए बी आर, ये कितने एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे था, तो रिजल्टेंट देखा कितने एंगल पे आया? 30 डिग्री एंगल पे आया। या एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट किया तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट इनके बीचों बीच से पास कर गया। जब भी इक्वल वेक्टर्स होंगे उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीचों बीच से पास करेगा, मतलब अगर एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाए तो। इस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू आई 10√3। फिर हमने एग्जांपल लिया क्या? 90 डिग्री का। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू 90। रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, दैट इज बिकम 10√2। वैल्यू निकाल ली और थीटा निकाला तो क्या हो गया? अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। a वेक्टर, b वेक्टर, रिजल्टेंट r वेक्टर। दोनों का एंगल कितना बनने लगा? 45 डिग्री। दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कितना हो गया? √2 टाइम्स 10√2 टाइम्स देगा। तो हमने यहाँ पर अब जनरल एग्जांपल देख लिया और हमको इसको याद रखना है। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, तो r की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्स कॉस थीटा। 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा। 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो 1 प्लस 2 cos square theta by 2 minus 1, 1 कट गया, बचा 2 cos square theta by 2। इट विल बिकम 4x square cos square theta by 2। इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया तो r इज इक्वल टू आ गया 2x cos theta by 2। tan अल्फा निकाल लिया, x sin theta upon x plus x cos theta, sin theta upon 1 plus cos theta। sin theta को लिख लिया सिंपल फॉर्मूले से, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूले से, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos square theta by 2 माइनस 1। 1 से 1 कट गया, अल्फा की वैल्यू थीटा by 2। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, अगर दो इक्वल वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच से पास करेगा। पहले वाले से भी थीटा by 2 एंगल, दूसरे वाले से भी थीटा by 2 एंगल, और रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू 2x cos थीटा by 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री तो रिजल्टेंट √3 टाइम, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री तो रिजल्टेंट सेम वैल्यू का। ठीक, तो ये तीनों स्टैंडर्ड्स आपको याद रखने हैं, काफी यूजफुल है, हम लोग इसको फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं, इसलिए फटाफट आंसर निकालने के लिए ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं। जनरल, दो इक्वल वेक्टर्स की कहानी कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ। एक ट्रायंगल मैंने बताया था 3 4 5, मैं इसको भी यूज करने वाला। स्टैंडर्ड ट्रायंगल हमने मान लिया था इसको, 3 4 5 हमारा स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। ये एंगल कितना है? 37 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 53 है। ये एंगल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 180 माइनस 37, दैट इक्वल्स टू 143 डिग्री। तो इसको अभी एंगल वाइज याद रखिएगा। इस एंगल को निकालो, 53 हटा दिया तो कितना आ गया? 127 डिग्री। ठीक है, तो ये सब एंगल्स आपको याद रखने। 3 4 5 एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराने जा रहा हूं।
फटाफट इसके ऊपर करते चलिए, जो जो पहले मैथमेटिकली करिए, फिर उसके बाद ट्रायंगल मेथड सीखिए। दोनों मेथड एप्लीकेबल है। आप ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लीजिए चाहे तो। अब देखिए एग्जाम्पल, a is equal to 3, b is equal to 5 और r is equal to 4, फाइंड थीटा। स्टैंडर्ड्स याद रखने हैं, मैं आपको याद दिला देता हूं। साइन 37 3/5, cos 37 4/5, sin 53 4/5, cos 53 3/5। अब आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है 3 4 5, तो आप एंगल तो तुरंत बता देंगे। 37 देखो, यही गड़बड़ी करते हो भव्य, यही गड़बड़ी है। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसीलिए शुरुआत में सिखाया था। इसको देखते दिमाग में आ रहा है कि ये एंगल होना चाहिए। a is equal to 3, b is equal to 5, r is equal to 4, लेकिन तुमने गलती की है। चेकआउट करो प्रॉपरली। आप इसको मैथमेटिकली करो चाहे तो ग्राफिकली करो। ग्राफिकली बहुत आसान है। ये कुल मिला के मेरा 3 4 5 वाला ट्रायंगल है, ठीक। a की वैल्यू है 3, a, b की वैल्यू है 90 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी कौन है? हेलो मोदी जी, अपना नाम बदल लीजिए, मिस्टर मोदी जी। भाभी 53 भी नहीं है बेटे, ना 53 भी नहीं है, गलत है। हाँ 127 इज करेक्ट आंसर। देखो मैंने सिखाया था, इसीलिए मैंने बताया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, चेक आउट करो। 127 यही सोचना है। हम जल्दीबाजी में फटाफट आंसर बोल देते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ी होती है। और दूसरी बात ये, मोदी जी अपना नाम बदल के अपना असली नाम रख लीजिए, मोदी जी एक ही हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर। इनिशियल पॉइंट पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया 3 यूनिट का, ये 5 यूनिट का और ये 4 यूनिट का, तो ये रिजल्टेंट है। अब मुझसे कोई पूछे ए और बी के बीच का एंगल, सिखाया था मैंने। ए और बी के बीच का एंगल निकालने का क्या तरीका है? दोनों वेक्टर्स को क्रॉस करा लो, तो इनके बीच का एंगल आएगा ये वाला। और ये एंगल हमने पहले ही बता दिया कितना आ रहा था, ये 127 डिग्री। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। ग्राफिकली कर दिया, मैथमेटिकली करते हैं। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। 16 is equal to 9 plus 25 plus 30 cos थीटा। इधर चले गए। 30 cos थीटा is equal to minus 18 cos थीटा is equal to minus 3/5। अच्छा अब इसको लिखें कैसे? -3/5। ट्रिग्नोमेट्री आपने शुरू कर दी है शायद, मेरे ख्याल से मैथ्स की क्लास में शुरू हो गई है। सर ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर ली, मैंने भी शुरू में डिस्कस की थी। हाँ देखो मैंने भी डिस्कस किया था। हाँ ठीक है बढ़िया है। तब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos थीटा बराबर -3/5 की। एंगल हमेशा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा, ध्यान रखना है। इसके बाहर का एंगल हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। दो वेक्टर्स के बीच में 180 - 53 कैसे? इसको लिखने का तरीका, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 3/5। 3/5 किसकी वैल्यू है? 53 माइनस कॉस 53 डिग्री, ठीक। नेगेटिव साइन मैंने पहले बताया, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos ऑफ 180 माइनस 53 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 127 डिग्री। डन। हमेशा साइन में
ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब मैं अगला दे रहा हूं ध्यान से। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू या आर इज इक्वल टू 3। फाइंड बी एंड थीटा। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, और आप जल्दी आंसर देना हो तो ट्रायंगल वाला अगर आपको दिमाग में क्विकली बैठ रहा है तो। ट्रायंगल वाला मेथड एक लॉजिकल मेथड है। मैथमेटिकली तो सब लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लिया। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? tan अल्फा बराबर tan 90 का है। तो दोनों तरीकों से करना है, आप चेक कीजिए फटाफट, मुझे आंसर बताइए। बी की वैल्यू दिख ही रही है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। फाइव एंड 143, 5 एंड 143, ठीक है, ठीक है। 143, सभी लोगों का आंसर मिल गया, मुझे समझ में आ गए। सब लोगों ने ट्रायंगल से किया होगा, मैथमेटिकली पहुंचे। जिन्होंने मैथमेटिकली किया है, फॉर्मूले के हिसाब से किया, वो लोग यस सर लिखे हैं, बाकी लोग तो पहुंच गए। 5143 ट्रायंगल से हो गया। जिन्होंने मैथमेटिकली फॉर्मूले के तौर उससे किया है, हेल्प से किया है, वो लोग यस सर लिखे हैं। अरे कोई भी नहीं, सबने ट्रायंगल मेथड लगा दिया। अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रायंगल मेथड लगा देना बहुत बढ़िया है। अंश ने किया है मैथमेटिकली, गुड बेटे। चलो, ट्रायंगल क्लियर है। ए इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 3, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब ये आर है 3 यूनिट का, ये ए है 4 यूनिट का। तो बी की वैल्यू क्लियरली, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी दे रखा है 90 डिग्री, बी की वैल्यू ये हो गई। दोनों के बीच का एंगल, मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ये 3 है, ये 4 है, तो 37, तो ये कितना हो जाएगा? 143 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल 143 डिग्री हो गया। अब मैथमेटिकली करते हैं। tan अल्फा दे रखा है tan 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 की वैल्यू 1 इन्फिनिटी की बजाय मैं 1/0 लिख दूं, तो सिंपल तरीके से मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या b कॉस थीटा की वैल्यू यहां से आ गई -a। अब हम r की वैल्यू लिख लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, या आर स्क्वायर, आप सबकी वैल्यू पुट कर दो, क्या लिख लो अच्छे से, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, बी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए पुट कर दिया। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट बिकम्स 5। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, देखिए, ठीक है ना। मैथमेटिकली भी आगे बढ़ सकते हैं आप। अब मैं थोड़ा ऐसा दे रहा हूँ इसमें दिमाग लगे। देखते हैं एग्जाम्पल। ए बराबर आर बराबर 10 यूनिट्स और अल्फा बराबर 60 डिग्री। फाइंड बी एंड थीटा। निकाल लेंगे आप, ये भी स्टैंडर्ड ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल मेथड से भी करना है और मैथमेटिकली भी करना है, दोनों से करना है। ट्रायंगल से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तुरंत दिख जाएगा, और उसके बाद आपको मैथमेटिकली भी करना है।
आंसर आना भी चालू हो गया। वो भाई बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं सब लोग तो। गुड 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 गुड। ठीक है ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। अनुष्का भी आ गया। ठीक है ठीक है। ठीक 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 ठीक। सभी का सही है। ठीक है, सृष्टि सही है बेटा, युवराज सबका सही है। ठीक है, गुड। समझ में आ ही गया क्या करना है, तरीका समझ में आ ही रहा है। मैथमेटिकली ये भी 10, ये भी 10, तो ये दोनों एंगल भी कितने हो जाएंगे 60 डिग्री के। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं ये कितना एंगल है, 20 डिग्री। मैथमेटिकली आगे बढ़ते हैं। tan 60 इज इक्वल टू b sin थीटा कॉन a प्लस b cos थीटा। पुट कीजिए, tan 60 √3 हो जाता है, √3 b sin थीटा इज इक्वल टू a प्लस b cos थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे कराएंगे, तो बड़ी झंझट हो गई, तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ बी कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने कोई फायदा नहीं, यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके हिसाब से वैल्यू निकलेगी और उसके बाद उसको उसमें फाइनली फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। बी की वैल्यू ए की टर्म में, तो अब हम लिख देते हैं सर हाँ। क्या बेटे? सर आपने √3 इंटू बी साइन थीटा कर दिया, लेकिन √3 इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ गया, √3 टाइम्स ही आएगा ना, √3 टाइम्स ही आ रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी, ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए सॉल्व करना है इसको, ये हो गया बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3a प्लस √3b। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, मैथमेटिकली करना है। तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए जरा। a बराबर r, हम इसको पुट कर लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू बी कॉस थीटा। 10 स्क्वायर कट लिया, तो बी स्क्वायर बराबर -20 बी कॉस थीटा। ठीक है, बी से बी कट गया, b इज इक्वल टू -20 कॉस थीटा। अब आप यहां से वैल्यूज को पुट करके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। -20 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 10√3 प्लस बी कॉस थीटा, बी की वैल्यू है -20√3 साइन थीटा, बी कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ा मेहनत वाला काम हो गया, ये आ गया इधर 20√3 कॉस स्क्वायर थीटा -20 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 10√3। अब ये थोड़ा सा डाइसी हो गया, निकालने में आ गई प्रॉब्लम, लंबी चौड़ी गेम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो
मतलब एक इक्वेशन बन गई, cos थीटा की वैल्यू x पुट कर ली, sin थीटा की वैल्यू दिस ले ली, फिर उसको सॉल्व करने गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैथमेटिकली, अगर आपने इसको सर ने सिखाया हो तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। लेट cos थीटा बराबर x, तो sin थीटा बराबर आ जाएगा √1 माइनस एक्स। ठीक। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एक पूरी की पूरी लंबी चौड़ी क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको सॉल्व करेंगे तब जाके कहीं आपको आंसर मिलेगा। ये भी अगले प्रोसीजर के तौर पे। इसीलिए कई जगहों पे ये मैथमेटिकल अप्रोच खराब हो जाती है। सॉल्व कर सकते हैं हम वैल्यू पुट करके 20√3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 20 sin थीटा cos थीटा बराबर 10√3 इक्वेशन बन गई। अब ये बड़ी मेहनत वाली इक्वेशन है, सॉल्व करते करते बहुत अरसा बीत जाएगा। लेकिन अगर हम उसी जगह लॉजिकली आगे बढ़े, ऐसा क्वेश्चन उठाएं जिसमें हमको सॉल्व करने में आसानी आ जाए, तो हम क्यों ना वो वाला क्वेश्चन उठाएं जिससे हमको डायरेक्टली करने को मिल रहा है। अब इस वाले को देख के सभी लोगों ने आंसर फटाफट दे दिया, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो कुछ जगहों पे आप इस वाले अप्रोच को जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ जगहों पे आप ये वाली अप्रोच को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। ट्रायंगल्स का आपको आइडिया होना चाहिए। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी फिजिक्स में, खास करके आगे यूज करने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स ही होंगे, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 37 डिग्री। आपको ऐसा कोई भी रैंडम एंगल नहीं देगा कि 40 डिग्री एंगल है और 20 डिग्री एंगल है। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे, जो भी हम देखेंगे भी ट्रायंगल के तरीके से कुछ कुछ। तो अब इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? cos थीटा की वैल्यू x पुट कर लीजिए, sin थीटा की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर लीजिए। अब इसको लंबी चौड़ी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए होगी कि नहीं। बिल्कुल होगी। आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल करके आएगी। आपको वैल्यू cos थीटा क्या मिलने वाली, cos थीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको -1/2 जब आप सॉल्व करेंगे। यानी x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी -1/2। ठीक। तो घर पे प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं डिस्कस कभी करूंगा बैठ करके। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? ये हो जाएगा 20√3 एक्स स्क्वायर माइनस 20 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 10√3। इसको इधर ले आइए, फिर इसको स्क्वायर कीजिए। फिर स्क्वायर बनेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर करके चलेंगे आप, तो वो डबल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 के रूप में एक क्वाड्रेटिक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। आप एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो वो टी स्क्वायर की एक क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगी आपके सामने। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और काम करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानना पड़ेगा, तो फिर वो एक क्वाड्रेटिक बन के आएगी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जहां से टी की वैल्यू निकलेगी। टी की वैल्यू निकलेगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, फिर एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। तो लंबा चौड़ा काम है, हमें जरूरत नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर करना चाहे तो मैथमेटिकली आपको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब दे दिया जाए, एक और करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं जनरल प्रॉब्लम्स। ए परपेंडिकुलर टू आर है, बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए है, फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स के रूप में भी निकाल सकते हैं आप, कॉस इनवर्स ऑफ दिस। जैसे मैंने कहा था आपको, कॉस थीटा बराबर अगर एक्स है तो थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं बन रहा है तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। 120 डिग्री आए, 120 डिग्री सोच लीजिए फिर से। अच्छा, 120 60 कुछ हद तक लोगों का सही है, किसी का 120 किसी का 60। 60 थोड़ा गलत है, फिगर बनाने में दिक्कत है। ए परपेंडिकुलर टू आर, अगर ये ए है, ये बी है, तो ये आर है ना। और ये अगर एक्स है तो ये 2x है।
थीटा ही है, तो ये एंगल कितना होगा? cos अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 120। डन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे, किताबें खोलेंगे तो आप चेकआउट करेंगे तो आपको मिलने वाले हैं। तो वेक्टर्स को ऐड करना बहुत मुश्किल नहीं है, मैथमेटिकली भी आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली भी आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेगी नोट्स वगैरह में, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपका काम हो गया। दो वेक्टर्स को ऐड करना, बहुत सारे p प्लस क्यू बराबर दिस, तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। मेरे प्रैक्टिस कराने से उतना फायदा नहीं होने वाला है। आप करिए, जो नहीं आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। अब आज शनिवार है, कल ऑफ रहेगा, तो मंडे को हम इस वाली एक्सरसाइज के ऊपर एडिशन वाले पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कुछ वेक्टर के तरीके से भी ऐड करने वाले होंगे, तो आज मैं कोशिश करता हूँ सब्ट्रैक्शन को भी डिस्कस कर लेता हूँ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब हटाया गया, घटाना है, सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स को घटाना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब हमने ऐड करने के लिए क्या किया था? हमने ऐड करने के लिए a प्लस बी कर लिया था पहले a। तो अगर ये वेक्टर b है तो ये वाला वेक्टर क्या लिया जाएगा? माइनस बी वेक्टर। तो a माइनस बी, हम इसको r डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। मतलब पहले वेक्टर a चलें, वेक्टर a ड्रॉ किया, अब प्लस b चलने की बजाय हम चलें माइनस बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल, पहले ए और बी के बीच में थीटा था, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक, एक स्टैंडर्ड चीज याद रखनी है, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा, और sin 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा। तो जहां जहां एंगल था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। तो एंगल बिटवीन vector A and minus B vector is 180 minus theta। ठीक, तो रिजल्टेंट सिंपल तरीके से अगर हम निकालें तो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos 180 माइनस थीटा। या हम R की वैल्यू निकालें, R डैश कर लेते हैं इसको, R डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। tan alpha is equal to b sin 180 minus theta upon a plus b cos 180 minus theta. That becomes b sin theta upon a minus b cos theta. और बीटा निकालना है तो बीटा तो सिंपल तरीके से निकल जाएगा। कैसे? a की जगह b, b की जगह a sin theta upon b minus a cos theta। ठीक है, एंगल बिटवीन a एंड b। रिजल्टेंट का a के साथ एंगल, रिजल्टेंट का माइनस b के साथ एंगल। ठीक है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल। ठीक, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा a माइनस बी, उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ दिस। तो a प्लस बी होगा तो प्लस साइन आ जाएगा, माइनस साइन होगा तो मतलब निगेटिव होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, केवल cos थीटा वाले टर्म जहां पर होंगे वही निगेटिव साइन आएगा, बाकी सब जगह पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव साइन। cos थीटा वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, sin थीटा वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा।
तो इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल वाला काम है, सीधा फॉर्मूला ये भी एडिशन ही है, लेकिन अब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड नहीं किया जा रहा, वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड किया जा रहा है। पहले इनिशियल पॉइंट लिया, वेक्टर ए चले, जब ये खत्म हो गया तो प्लस बी वेक्टर चलने की बजाय माइनस बी वेक्टर चले गए। यहीं से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन निकल करके आता है। अगर दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए को और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो इनके रिजल्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए माइनस बी, इसे लिखेंगे तो बी माइनस ए, इसे लिखेंगे तो माइनस ए माइनस बी। लॉजिकल है। ये अगर ए प्लस बी है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये अगर ए प्लस बी है, ये वाला ए माइनस बी है, ये वाला वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा। लॉजिकली अब सोच के देखिए कैसे ऐड करेंगे, फिगर देखिएगा और समझिएगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर सॉरी ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। यहां से यहां तक क्या होगा, इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब ए से बी तक जाना है, मतलब इस इनिशियल से फाइनल तक जाना है। अगर मैं कहूँ ये इनिशियल और ये फाइनल, इनिशियल से फाइनल यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस बी माइनस ए कवर करके यहाँ पहुंचे, तो माइनस ए माइनस बी। अब कोई कहे कि ये वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर कौन सा होगा, ये इनिशियल है ये फाइनल है, इनिशियल फाइनल, कौन सा वेक्टर होगा, यहां से यहां पहुंचो, माइनस बी प्लस ए यानी ए माइनस बी, ये वेक्टर ए माइनस बी। अगर इसको इनिशियल कर दिया जाए, इसको फाइनल कर दिया जाए, तब क्या होगा, यहां से यहां जाना है, माइनस ए प्लस बी। तो ये आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कि तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं तो इनके डायगोनल्स इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्टेंट आपके चार पॉसिबल हैं, कौन कौन से, ए प्लस बी माइनस बी, ए माइनस बी माइनस ए, सारे पॉसिबल हैं, लेकिन हमको तो दो ही देखने, क्योंकि हमको पता है ये ए प्लस बी है तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा। ये अगर बी माइनस है तो ये पक्की बात है ए माइनस बी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसका प्रूफ अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछने के लिए पूछ लेता है कि प्रूफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, और प्रूफ कर दिए, तो इसका प्रूफ भी ट्रायंगल की तरीके से ही है। ये एंगल थीटा है, अब इसको ले लीजिए, ये वैल्यू ए पी क्यू एस एम, जैसा मैंने ट्रायंगल वाला कराया था बिल्कुल सेम प्रूफ यहाँ पर भी है। आप पहले ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, फिर बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, आर की वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं तब उनके वेक्टर्स को ऐड करना है। अच्छा, अब थोड़ा लॉजिकली फिगर वाइज बात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके बात करनी है। अच्छा, लॉ ऑफ पॉलीगन क्या कहता है, कई सारे वेक्टर्स ऐड करने हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर एफ। क्या जोड़ने का तरीका होगा, जैसे दो जोड़ रहे थे वैसे हद कई सारे जोड़ दीजिए। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पहले वेक्टर ए चलो, जब ये खत्म हो जाए तो वेक्टर बी चलो, फिर जब ये खत्म हो जाए तो वेक्टर सी चलो, सी के बाद चलो डी, डी के बाद चलो ई के बाद चलो एफ। कहां से कहां पहुंच, थोड़ा और बड़ा कर लो, ए बी सी डी ई एफ, कहां से कहां पहुंच गया, इनिशियल टू फाइनल, ये हो गया रिजल्टेंट। तो यहाँ पर भी वो यही बात कहता है, कहता क्या है, अगर किसी पॉलीगन के
एडजेसेंट साइड्स सेम सेंस पे, मतलब कि n-1 साइड्स को सेम सेंस पे लेने पे वो n-1 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो उसकी जो लास्ट क्लोजिंग साइड होगी इन अपोजिट सेंस, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। तो लॉ ऑफ पॉलीगन ही कहता है, किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आ रहा है क्या कहता है। अगर n साइडेड पॉलीगन दे रखा है उस पॉलीगन की n-1 साइड सेम सेंस में लेने पर n-1 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो लास्ट साइड, लास्ट क्लोजिंग साइड अपोजिट सेंस में लेने पर उन सभी n-1 वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मेरी बात समझ में आई। वही जैसे ट्रायंगल में थे, दो साइड सेम सेंस पे लेने पर थर्ड साइड अपोजिट सेंस में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। यहाँ पॉलीगन लॉ क्या कहता है एक से ज्यादा वेक्टर्स को, दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है, और जोड़ने का तरीका वही पुराना वाला है। क्या तरीका है, पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लो, जब वो खत्म हो जाए तो वेक्टर बी ड्रॉ कर लो, जब वो खत्म हो जाए तो सी डी ई एफ सो ऑन, चलते चले जाओ। जैसे आपने 10th में एक क्वेश्चन किया ना, पहले उत्तर गए, नॉर्थ की तरफ गए 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर ये टर्न ले लिया, फिर वो टर्न ले लिया, फिर इधर गए, फिर उधर गए, फिर इधर गए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी, पहले वेक्टर ए चले, फिर वेक्टर बी चले, फिर वेक्टर सी चले, फिर वेक्टर डी चले, फिर वेक्टर ई चले। अगर मान लो वहां पर जाके सारे वेक्टर्स खत्म हो गए, तो जो लास्ट पॉइंट था और जो इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो अब थोड़ा सा कंसेप्चुअली, अब हम मैथमेटिकली नहीं चल रहे आगे, हम मैथमेटिकली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, किताब में क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। अब मैं थोड़ा कंसेप्चुअली चलता हूँ। क्या है कंसेप्चुअली, हमको वेक्टर्स को ऐड करना है। तो अब जरा मुझे ऐसे बताता है, ये समझ में आ गया ना पॉलीगन। अगर मैं कहूं ए बी प्लस बी सी, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉर्मल, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया रैंडम, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस बोला ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। लॉजिकल है। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, मैं गया ए से बी, सी ए नहीं, ए सी, ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, हाँ इनिशियल टू फाइनल। ए से बी गया, ए बी का मतलब क्या है, ए टू बी गया, और बी सी का मतलब क्या है, बी टू सी गया, यानी ए टू बी देन बी टू सी बिकम्स ए सी। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही मैं लिखूं ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, क्षितिज बता रहा है जीरो सही है भाई। मौलिक जीरो, अंजलि ठीक है, जीरो 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 जीरो, क्यों जीरो आ रहा है, बहुत लॉजिकल है। ऑर्डर चेंज कर लो, कोई ऐसा थोड़ी है कि यहीं लिखा रहना चाहिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखो कितना लॉजिकल है, इसमें बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। अब इसको प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे रेगुलर हेक्सागन लेकर के। उसके बाद थोड़ा सा रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद इसको यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर स्क्वायर में आसान हो जाता है, उसको अगर हेक्सागन कर लेंगे तो अपने आप स्क्वायर वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, यहाँ पर केवल लॉजिक। ओहो ठीक है, बन गया। हेक्सागन की प्रॉपर्टी थोड़ी आपको याद रखनी चाहिए, ए बी सी डी ई एफ और बीच वाले पॉइंट को ले लिया ओ, ये सब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, ये सब साइड्स ए की हैं, तो ये सब
इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये सब साइड से है कि ए ए ए ए ए, तो एक आप एक्स ये रेगुलर, तो 6 आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में अगर मैं बात करूं कौन सा वेक्टर किसके बराबर है, तो वेक्टर के तरीके से पहले बात कर लें, ध्यान दीजिएगा। ये दूरी a है तो ये दूरी √3 है। अभी मैंने सिखाया था दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है। आप चाहें तो मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मैं कहूं तो ये जो वेक्टर है वही ये वेक्टर है, क्यों, पैरेलल है ना। सिमिलरली ये जो वेक्टर है वही वेक्टर ये है। सिमिलरली ये जो वेक्टर है वही वेक्टर ये, देख सकते हैं आप। अब मैं वेक्टर्स के नाम बोल रहा हूं, आप फिगर को देख के मुझे बताइएगा वो किसकी किसके बराबर होगा। ए बी वेक्टर किसके किसके बराबर होगा, ए बी बराबर, याद रखिएगा ए बी और बी ए में उतना ही अंतर है जितना कि 180 डिग्री यू टर्न का अंतर है। ए बी का मतलब है ए टू बी और बी ए का मतलब है बी टू ए, दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, दोनों अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हैं, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे कहे कि ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, सोच के बताइए जरा जल्दी से फटाफट, ए बी वेक्टर किस किस के बराबर हो सकता है, बस ईडी नहीं और भी है। ठीक है, बीसी के बराबर नहीं, गलत है गलत है। हाँ ओ ए, ठीक, ओ ए नहीं, गलत, ओ ए गलत है, गलत गलत। वैल्यू नहीं देखनी है, दो वेक्टर बराबर तभी होंगे जब उनकी वैल्यू एज वेल एज, हाँ ये सही है, मौलिक का सही है, मौलिक ने सही बताया। एफओ और ओसी जिसने भी ये बताया उनका उनका सही है, ए बी एफओ ओसी ईडी। दो वेक्टर बराबर होने के लिए नियम है ए बी बराबर एफओ बराबर ओसी, वैल्यू नहीं देखनी, डायरेक्शन भी देखनी है, हाँ ईडी बराबर ईडी। आया समझ में, केवल वैल्यू नहीं, वैल्यू तो सबकी बराबर है, देश 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 ये सब के सब आपस में बराबर हैं। हाँ ईडी एफओ सीओ, ठीक है, सीओ नहीं ओसी बाबू। देखिए सबसे ज्यादा गड़बड़ी इस चीज में यही होती है, ओसी और सीओ में अंतर ही नहीं समझ में आता है। ओसी का मतलब है ओ टू सी, तो सीओ का मतलब है सी टू ओ। यहाँ पर वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बराबर होनी चाहिए, अगर दोनों बराबर नहीं हो तो लफड़ा हो जाएगा, फिर गड़बड़, सारा का सारा आंसर ही चौपट हो जाएगा। तो इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ कोई बात नहीं बेटे, यही सीखना है। अच्छा बीसी बराबर, अब एक बढ़िया सा हेक्सागन अपनी कॉपी में बना लीजिए, उसी में देखिए, उसमें पूरा लिखिए डुकिए नहीं, बस उसी को देख के समझना है, इसको लॉजिक से सॉल्व करना होता है। जल्दी फटाफट बताइए, बीसी इज इक्वल टू, बीसी वेक्टर इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी, फिर ओ ए लिख दिया उत्कर्ष, फिर ओ ए लिखा गलत है, एफ ई सही है, एओ सही है और ओडी सही है, ठीक है। एफ ई कैसे है, हाँ एफ ई सही है, एफ ई सही है, एफ ई सही है, सही सही सही, एओ ओडी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबका सही है, लगभग लगभग सभी लोगों का सही है, ठीक है गुड। अरे लॉजिकल है, बीसी वेक्टर किसके बराबर होगा, इस वेक्टर के बराबर, वैल्यू बराबर डायरेक्शन बराबर, इस वेक्टर के बराबर और इस वेक्टर के बराबर, ठीक है। एसी वेक्टर, एसी वेक्टर एसी एफ डी, एसी वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। बीडी वेक्टर, बीडी वेक्टर ठीक है, यही वेक्टर बहुत सही, ठीक है। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही बोल सकते हैं एडी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एओ वेक्टर, लिख सकते हैं ये, एडी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एओ वेक्टर, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब इसमें बड़ा लॉजिक गेम खेलना है, इसमें आपको कोशिश करनी है कि कई सारे, अब मैं क्वेश्चन में पुटअप करूंगा, कई सारे वेक्टर्स को ऐड करूंगा, तो आपको कोशिश करनी है कि जहां पर पहला वेक्टर खत्म हो दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हो जाए।
और अगर वो वेक्टर नहीं है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं उसके इक्वल वेक्टर के। जैसे अगर मुझे CD लिखना है, मुझे CD दिया हुआ है, तो CD की जगह मैं एज्यूम कर सकता हूँ BO वेक्टर को या OE वेक्टर को या AF वेक्टर को, ये मेरी मर्जी है। और मुझे इनको शॉर्ट फॉर्म में लाना है। कई 4-5 वेक्टर्स दे रखे हैं, उनको सिंपल फॉर्म में लाना है। मतलब अगर एक में कन्वर्ट हो जाए तो दी बेस्ट है, अगर वो एक में कन्वर्ट ना हो पाए तो एटलीस्ट 2 में तो कन्वर्ट हो ही जाए। तो मैं शुरू में क्वेश्चन दूंगा ऐसा कि जो एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर भी आपको मिल जाएगा। बाद में हम रैंडम उठाएंगे तो वो एक में खत्म होगा या मैक्सिमम 2 में खत्म होगा। और 2 वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाई दिया। 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, तो उस केस में आप वैल्यू निकाल के बता दीजिएगा। और सभी साइड्स की वैल्यू a है, तो अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू √3 है, इसकी वैल्यू 2a है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच में दूरी होती है a, एक को छोड़ के दूरी होती है √3a, और जस्ट अपोजिट वाले के साथ दूरी होती है 2a। तो हम इनकी वैल्यूज को a लेके चलेंगे। अगर हम पहले तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, और अगर वो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो पाए, 2 के रूप में आंसर आए, तो हम उसको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा से वैल्यू a के टर्म में निकाल करके आंसर दें। ठीक, या सिंपल सीधे लिख दें ac प्लस ab ऐसे करके। ठीक, मैं फिर से एक रेगुलर हेक्सागन अच्छा सा बनाता हूं। A B C D E F, AB प्लस CD प्लस EF, की वैल्यू क्या आएगी? AB प्लस मौलिक 0, भाई वाह, बस लॉजिक का गेम है ये, सोचना है बस में फटाफट, और कोई लिखने लिखना नहीं होता कुछ। हाँ उत्कर्ष ठीक है बेटा, 0 सभी लोग। यहाँ सारा गेम ही वेक्टर्स को रिप्लेस करने का है। कोशिश करनी जहां पहला वेक्टर खत्म हो दूसरा वेक्टर वहां से शुरू हो। ओप्पो A31 अपना नाम चेंज कर लो। ठीक है, सबका आंसर आ गया 0। क्लियर है? AB वेक्टर ये हो गया। अगला है CD। अब CD को क्या B से शुरू कर सकते हैं? हाँ, CD को B से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, AB प्लस CD को हम B से शुरू करें तो क्या बन गया? BO। तो A to B, B to O चले गए। अब आखिरी में है EF क्या O से शुरू हो सकता है? हाँ, EF O से शुरू हो सकता है, प्लस OA। AB प्लस BO प्लस OA, A से A पे वापस लौटना है, आंसर विल बी 0। चलो बताओ। AC प्लस D प्लस AF। भव्य AB कैसे? यही सही है, यही सही है, यही सही है। हाँ यही सही है, सबका जिसका यही आ रहा है उसका सही है। अरे ये बच्चों वाला तरीका है, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां पहुंचो। कोशिश करनी है जहां पहला वेक्टर खत्म हो रहा दूसरा वेक्टर वहां से शुरू हो। इसीलिए मैं पहले आसान आसान दे रहा हूँ, बाद में मैं आपकी मर्जी से आपसे पूछ करके पुटअप करूंगा। आ गया समझ में? ठीक है ना। पहला वेक्टर AC, A to C गए, दूसरा वेक्टर है DE,
डी क्या शुरू होता है सीधे, हाँ डी को लिख सकता हूँ CO, AC प्लस CO, ओ पे आ गए तो अब हो गया AO। अब AF क्या O से शुरू हो सकता है, AF O से शुरू हो सकता है, हाँ AF को लिख सकते हैं OE। हाँ यही तो सीखना है भव्य, AF और FM में अंतर मैंने क्या बोला शुरू में, इसीलिए समझाया था, दोनों में लाख मतलब 180 डिग्री यूटर्न का अंतर है। चलो एक और करते हैं। डेली सुबह सब्जी बेचने चले आते हैं माता पिता की सेवा कराते हुए। चलो नेक्स्ट। सर शीट पूरी दिख नहीं रही। अब दिख रही है, FO तो सही है, FE ठीक है ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक है सबको सही है, गुड गुड वेरी गुड, बढ़िया है। देखो ना FA FB को लिख सकते हो EC, दिस प्लस दिस, और BA को लिख सकते हो CO, F से O पहुंच गया, है ना। FE ठीक है। अब सैटरडे संडे का कौन है और कौन पढ़ने आ रहा है यहाँ, हेलो ठीक है। तो अब इसके ऊपर शनिवार रविवार को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद कौन है भाई ये सर ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग मंडे को भी, और अब आपका काम है थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन वगैरह मैंने दे ही रखे हैं, ठीक, उसमें से उठाकर सॉल्व कीजिएगा, बाकी मिलते हैं मंडे को। थैंक यू बच्चों। सर एक मैं क्वेश्चन बता दूं, थैंक यू बच्चों। क्या हो रहा है ये,